नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश आपका स्वागत करता हूं क्राइम गाथा चैनल पर। आज की कहानी, जो न सिर्फ एक जासूसी कांड की दास्तान है, बल्कि इश्क, विश्वासघात और अनसुलझे सवालों का एक ऐसा ताना-बाना है, जो आज भी रहस्य की परतों में लिपटा हुआ है। ये कहानी है माधुरी गुप्ता की, एक ऐसी महिला जो भारतीय विदेश सेवा की एक सम्मानित अधिकारी थीं, लेकिन जिनका नाम एक दिन अचानक सुर्खियों में आया, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में। आज हम इस कहानी को खंगालेंगे। क्या माधुरी गुप्ता सचमुच देश की गद्दार थीं, या फिर ये एक इश्क की कहानी थी जो गलतफहमियों और साजिशों की भेंट चढ़ गई? क्या इसमें खुफिया एजेंसियों की आपसी रंजिश थी, या फिर कुछ और? तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी कहानी को, जो 15 साल पहले दिल्ली की गलियों से लेकर इस्लामाबाद के हाई कमीशन तक फैली थी। माधुरी गुप्ता दिल्ली में जन्मी एक ऐसी लड़की, जिसकी जिंदगी की शुरुआत में ही त्रासदी ने दस्तक दी। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। सिर्फ माधुरी और उनका छोटा भाई बचे। रिश्तेदारों का कोई खास सहारा नहीं था, लेकिन माधुरी में एक जुनून था, एक सपना था, कुछ बड़ा करने का। पढ़ाई लिखाई में तेज, होनहार और मेहनती, उन्होंने यूपीएसएससी की कठिन परीक्षा पास की और भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस में अपनी जगह बनाई। उनका भाई भी पढ़ने लिखने में अच्छा था, लेकिन उसने अमेरिका में बसने का रास्ता चुना। वहां जाकर वो सेटल हो गया और माधुरी दिल्ली में अकेली रह गईं। अकेलेपन में भी उन्होंने अपनी जिंदगी को अपने करियर के इर्द गिर्द बुन लिया। शादी नहीं की, ना ही कोई परिवार बसाया। उनकी दुनिया थी उनकी नौकरी, उनका जुनून और उनका देश। माधुरी ने करीब 30 साल तक भारतीय विदेश सेवा में काम किया। इराक, लीबिया, मलेशिया, क्रोएशिया, दुनिया के कई कोनों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी खासियत थी उनकी उर्दू भाषा पर पकड़। इराक और लीबिया जैसे देशों में रहते हुए उन्होंने उर्दू को न सिर्फ सीखा, बल्कि उसमें महारत हासिल की। उनकी इस खूबी ने उन्हें एक खास पहचान दी। 2007 में उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उनका ट्रांसफर हुआ पाकिस्तान, इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन में। उनकी पोस्ट थी सेकंड सेक्रेटरी, प्रेस एंड इंफॉर्मेशन। ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं थी। इस्लामाबाद जैसे संवेदनशील स्थान पर, जहां भारत पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहते हैं, उनकी भूमिका बेहद अहम थी। माधुरी का काम था पाकिस्तानी मीडिया को मॉनिटर करना, खासकर उर्दू अखबारों को। हर दिन वो इन अखबारों को पढ़तीं, उनमें छपने वाली खबरों का विश्लेषण करतीं और भारत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की रिपोर्ट तैयार करके अपने सीनियर अधिकारियों को भेजतीं। ये काम आसान नहीं था। पाकिस्तानी मीडिया में भारत के खिलाफ लिखा जाना आम बात थी, और माधुरी को इस जटिल माहौल में न सिर्फ खबरों को समझना था, बल्कि उनके पीछे की मंशा को भी भांपना था। उनके पास कोई संवेदनशील या गोपनीय जानकारी नहीं थी। वो कोई सैन्य रहस्य या रक्षा से जुड़े दस्तावेज नहीं संभालती थीं। उनका काम था खुली जानकारी को इकट्ठा करना, उसे ट्रांसलेट करना और अपने अधिकारियों तक पहुंचाना। लेकिन इस्लामाबाद जैसे स्थान पर, जहां हर कदम पर नजर रखी जाती है, कोई भी गलती भारी पड़ सकती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। माधुरी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थीं। लेकिन फिर 2009 में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। 2009 में भारत की खुफिया एजेंसियों, इंटेलिजेंस ब्यूरो एनआईबी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरएवी को कुछ ऐसा संदेह हुआ जिसने सबके कान खड़े कर दिए। खबर आई कि माधुरी गुप्ता शायद भारत के खिलाफ जासूसी कर रही हैं। ये शक कैसे पैदा हुआ? दरअसल माधुरी इस्लामाबाद में कुछ ऐसे लोगों से मिल रही थीं जो उनके आधिकारिक काम से बाहर थे। कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ रही थीं। वो उनके साथ डिनर पर जाती थीं, उनके घरों में समय बिताती थीं। जासूसी की दुनिया में ये आम बात है कि अगर कोई दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी आप तक पहुंच बनाना चाहती है, तो वो पहले दोस्ती का रास्ता अपनाती है। खुफिया एजेंसियों को कुछ ईमेल्स के बारे में पता चला। ये ईमेल्स माधुरी ने अपनी निजी ईमेल आईडी से भेजे थे, जो उनके आधिकारिक काम से अलग थी। इन ईमेल्स में दो लोग शामिल थे।
मुदस्सिर राजा राणा और जमशेद उर्फ जिम, इन दोनों के साथ माधुरी की बातचीत में कुछ ऐसी चीजें थीं जो संदेह पैदा कर रही थीं। मसलन भारतीय हाई कमीशन के स्टाफ की जानकारी, कुछ लोगों के बायोडेटा और यहां तक कि कुछ अधिकारियों के नाम। ये खबर दिल्ली तक पहुंची। नई दिल्ली में एक गुप्त मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में शामिल थे R&AV के तत्कालीन चीफ की डॉक्टर सी वर्मा, IB के चीफ राजीव माथुर और होम सेक्रेटरी GK पिल्लई। लेकिन एक हैरान करने वाली बात थी, इस मीटिंग में तत्कालीन गृहमंत्री P चिदंबरम को शामिल नहीं किया गया। उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी। मीटिंग में तय हुआ कि माधुरी गुप्ता को तुरंत दिल्ली बुलाया जाए, लेकिन ऐसा तरीके से कि उनके हैंडलर्स को शक न हो। उसी समय भूटान में एक एनसार्क समिट होने वाली थी। ये एक सुनहरा मौका था। माधुरी को बुलाने के लिए बहाना बनाया गया कि एसआरक समिट के लिए उनकी विशेषज्ञता की जरूरत है। उन्हें कहा गया कि वो दिल्ली आए और मीडिया ब्रीफिंग में मदद करें। माधुरी को इस बहाने पर कोई शक नहीं हुआ। आखिर ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। वो 21 अप्रैल 2010 की रात दिल्ली पहुंची, अपने घर पर रुकीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगला दिन उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। 22 अप्रैल 2010 की सुबह माधुरी गुप्ता विदेश मंत्रालय के दफ्तर पहुंची और अपनी रिपोर्टिंग की, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारी पहले से ही वहां मौजूद थे। माधुरी को बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि वो अब उनके साथ चलें। माधुरी को लोधी कॉलोनी में स्पेशल सेल के दफ्तर ले जाया गया। वहां उन्हें एक चौंकाने वाली खबर सुनाई गई। आपको पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। 23 अप्रैल 2010 को देश के हर अखबार के पहले पन्ने पर यह खबर छपी। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन की सेकंड सेक्रेटरी माधुरी गुप्ता गिरफ्तार, पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्जाम। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। माधुरी, जो 55 साल की थीं और रिटायरमेंट के करीब थीं, अचानक एक राष्ट्रीय घोटाले का चेहरा बन गई। स्पेशल सेल ने माधुरी की गिरफ्तारी के बाद उनके मोबाइल और लैपटॉप की जांच की। इसमें उन्हें 73 ईमेल्स मिले जो उनके आधिकारिक काम से अलग थे। इनमें से 54 ईमेल्स माधुरी ने भेजे थे और 19 उन्होंने रिसीव किए थे। ये ईमेल्स दो लोगों को भेजे गए थे, मुदस्सिर राजा राणा और जमशेद उर्फ जिम। इन ईमेल्स में भारतीय हाई कमीशन के स्टाफ की जानकारी थी, कुछ लोगों के बायोडेटा, उनके नाम और यहां तक कि रॉ के एक सीनियर अधिकारी का नाम भी। ये जानकारी दुश्मन देश के लिए बेहद खतरनाक हो सकती थी। लेकिन एक और पहलू सामने आया, सही इश्क। जमशेद उर्फ जिम एक 30 साल का पाकिस्तानी पत्रकार था, माधुरी से 25 साल छोटा। एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार के जरिए उनकी मुलाकात हुई थी। जिम ने माधुरी को बताया कि वो एक किताब पर काम कर रहा है। चूंकि माधुरी को उर्दू साहित्य और किताबों का शौक था, दोनों की जल्दी ही दोस्ती हो गई। दोस्ती धीरे धीरे इश्क में बदल गई। माधुरी और जिम के बीच कई ऐसे ईमेल्स और मैसेज थे जो उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाते थे। एक ईमेल में माधुरी ने मुदस्सिर राजा राणा को लिखा, जिम ने मेरा दिल तोड़ा है। वो मेरे साथ कुत्तों जैसा सलूक करता है। उसे मेरे पाकिस्तानियों के साथ घुलने मिलने से सख्त ऐतराज है। उसे अपने ही लोगों के बारे में इतनी खराब राय क्यों है? और हाँ, जिम को बता देना कि मैंने पाकिस्तान को आजमा लिया है। ये ईमेल कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया गया। इसने ये साबित किया कि माधुरी का जिम के साथ गहरा भावनात्मक रिश्ता था। लेकिन सवाल ये था, क्या ये इश्क देशद्रोह में बदल गया था? क्या माधुरी ने अपने इस रिश्ते के चक्कर में भारत की गोपनीय जानकारी लीक की थी? जांच में पता चला कि मुदस्सिर राजा राणा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट था, लेकिन माधुरी को शायद इसकी भनक नहीं थी। वो जिम से प्यार करती थीं। वो उससे शादी करना चाहती थीं और इस्तांबुल में बसने का सपना देख रही थीं। लेकिन एक भारतीय हाई कमीशन अधिकारी और एक पाकिस्तानी जासूस का रिश्ता, यह असंभव था। माधुरी की गिरफ्तारी के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। स्पेशल सेल ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की।
इल्जाम था कि माधुरी ने देश के साथ गद्दारी की। लेकिन एक अजीब बात थी, चार्जशीट में सिर्फ वो धारा लगाई गई जिसमें अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती थी। अगर वो धारा लगाई जाती जिसमें 14 साल की सजा हो सकती थी, तो शायद मामला और गंभीर हो जाता। माधुरी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, मैंने कोई गोपनीय जानकारी नहीं दी। मेरे 73 ईमेल्स में एक भी ऐसी जानकारी नहीं थी जो रक्षा या देश की सुरक्षा से जुड़ी हो। कोर्ट ने भी माना कि इन ईमेल्स में कोई संवेदनशील जानकारी नहीं थी। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि माधुरी ने अपने पद का दुरुपयोग किया। एक ऐसी संवेदनशील पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने एक पाकिस्तानी जासूस के साथ रिश्ता बनाया, जो गलत था। 2018 में लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया। माधुरी को 3 साल की सजा दी गई, लेकिन चूंकि वो पहले ही 20 महीने जेल में काट चुकी थीं, बाकी की सजा के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी। माधुरी की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो दिल्ली छोड़कर राजस्थान के भिवाड़ी में गुमनामी की जिंदगी जीने लगी। उनका भाई अमेरिका में था। परिवार में कोई और था नहीं। वो अकेली थीं। अक्टूबर 2021 में एक खबर आई, माधुरी गुप्ता की मौत। उनके वकील ने बताया कि भिवाड़ी में उनकी मृत्यु हो गई। हाई कोर्ट का फैसला कभी आया नहीं। केस बंद हो गया क्योंकि मुख्य आरोपी अब इस दुनिया में नहीं थी। माधुरी गुप्ता की कहानी खत्म हो गई, लेकिन इसके पीछे कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। क्या माधुरी सचमुच जासूस थीं या सिर्फ इश्क की भेंट चढ़ गईं? क्या ये खुफिया एजेंसियों की आपसी रंजिश का नतीजा था? माधुरी ने कोर्ट में कहा था कि इस्लामाबाद में उनके कुछ सीनियर अधिकारियों से उनकी अनबन हो गई थी। क्या उन्हें जानबूझकर फंसाया गया? रॉ और आईबी के बीच तालमेल की कमी की बात भी सामने आई। क्या इस्लामाबाद में रॉ के एक सीनियर अधिकारी का नाम लीक होने की घटना में माधुरी को बलि का बकरा बनाया गया? सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक इश्क की कहानी थी? एक 55 साल की महिला जो अकेली थी, जिसने जिंदगी में कभी शादी नहीं की, क्या वो सिर्फ प्यार की तलाश में थी? और क्या उस प्यार ने उसे ऐसी साजिश में फंसा दिया जिससे वो कभी बाहर न निकल सकी? माधुरी गुप्ता की कहानी हमें ये सिखाती है कि जासूसी की दुनिया में सच और झूठ के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। एक गलत कदम, एक गलत रिश्ता और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस कहानी में न कोई हीरो है, न कोई विलेन, बस एक इंसान है जिसकी जिंदगी सवालों के भंवर में खो गई।